हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई 10 बोर्ड का एग्जाम ठीक आपके सामने है और 10 मार्च 2025 को आपका मैथ्स का एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने उसके लिए अच्छे खासी प्रिपरेशन कर रखी होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है या फिर बिलो एवरेज चल रही है, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शुरुआत से लेकर अंत तक हर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे आप मैक्सिमम स्कोर 100 में से 100 तक खींच सकते हो। तो आओ बच्चों, हम सभी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं। पर सभी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपना टारगेट 100 में से 100 का ही बना के रखो। उसके बाद इन सभी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। सबसे पहली बात, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसका फिर एक लिस्ट बनाओ कि आप लोगों ने कितने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, कितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं और कितना थ्योरी पार्ट कर लिया है और कितने कॉन्फिडेंट हो उसके अंदर। इसकी पहले लिस्ट बनाओ। पहले अपना फेस देखो कि वेयर डू यू स्टैंड, और जैसे ही आपको पता चल जाए तो आप उसकी प्लानिंग बनाओ, उसको मैप करो कि भाई मैंने ये पढ़ रखा, ये नहीं पढ़ रखा। इसको किसी नोटबुक के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं, दिमाग के अंदर करो। और जैसे ही मैप कर लिया, फिर अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग सब कुछ बनाना है कि भाई मैं इतना इतना पढ़ा। अगर आपके टाइम टेबल में 10-10 घंटे की पढ़ाई आ रही है तो फिर आप कर लोगे। ये कोई बहुत अ, वो नहीं है, मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हम लोग एक मिथ में जीते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब लोग पढ़ लेते हैं। अगर हमको हमारे लिए कोई काम करना, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हम लोगों ने 3 बड़े काम किए, तो चौथा काम, सॉरी 2 बड़े काम किए, तो क्या हम लोग तीसरा काम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। और जब हम लोग कर रहे होंगे तो फिर एक बात का ध्यान रखना, जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक डू नॉट लेफ्ट योर बैटल फील्ड। आपको अपना बैटल फील्ड, आपको अपना बैटल ग्राउंड नहीं छोड़ना है। ये असली गेम है, ये असली पबजी है, जहां पे आप लोग अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। लगे रहो, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी से सिर्फ आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन, इन फ्यूचर आपका करियर भी बहुत बढ़िया होगा। नाउ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी प्लान करो तो फिर ये भी साथ में देख लो कि सीबीएसई का पैटर्न क्या है और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार सीबीएसई के पैटर्न को देखते हैं कि उनका पेपर कैसा है। आप सभी बच्चों ने प्री बोर्ड तो दिया होगा और प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी तरीके का आपका पैटर्न आया होगा। जैसे कि यहां पे देख सकते हो कि सीबीएसई 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन को कुल मिला के 5 अलग अलग सेक्शंस में पूछता है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में होता है एमसीक्यू, जहां पे 20 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, यानी इसकी वेटेज होगी 20 नंबर की। एमसीक्यू में मैं एक बात करना चाहूंगा कि एमसीक्यू एक ऐसा सेक्शन है जहां पे या तो बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं या तो बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एमसीक्यू होता तो आसान है, तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और क्योंकि बच्चे इसमें जल्दबाजी बहुत करते हैं तो उससे बच्चों के नंबर कट जाते हैं। मैंने कई ऐसे पेपर चेक करे जिन बच्चों के 80 में से 80 आ सकते थे, एमसीक्यू के किसी एक क्वेश्चन की वजह से उसके 79 हो जाते हैं। तो कभी भी आप एमसीक्यू कर रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ लो कि आप लोगों ने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप अपने नंबर मत कटवा बैठना बोर्ड एग्जामिनेशन में। दूसरा है, दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, जिससे इसकी वेटेज बन जाती है 10 नंबर की। शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर के होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, जिससे इसकी 18 नंबर की वेटेज बन जाती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, ऐसे 4 होते हैं, जिससे वेटेज 20 की हो जाती है। फिर आती है केस स्टडीज। ध्यान से करना है इसको, इसमें भी गड़बड़ी कर बैठते हैं, जो कि 4-4 नंबर की 3 केस स्टडी होती है, तो जो कि आपके पास इसकी वेटेज 12 नंबर की बन जाती है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि सीबीएसई ने हर एक एक चैप्टर को इस 80 नंबर के पेपर में कितना कितना वेटेज दे रखा है। तो सीबीएसई ने इसका पैटर्न चैप्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं, यूनिट के अकॉर्डिंग बना रखा है, जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर आप लोग
यूनिट 1 देखोगे तो इसमें नंबर सिस्टम आता है जहां पे एक सिंगल चैप्टर आता है रियल नंबर जो कि 6 नंबर का वेटेज रखता है। यूनिट 2 देखोगे तो अलजेब्रा है जहां पे 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर है और ये चारों चैप्टर मिला के 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का वेटेज रखता है क्योंकि ये एक सिंगल चैप्टर है। फिर है आपके पास ज्योमेट्री जो कि 2 चैप्टर्स को होल्ड करता है, सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल, दोनों मिला के 15 नंबर का वेटेज रखता है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 12 नंबर का वेटेज रखते हैं। फिर है आपके पास मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन के अंदर भी 2 चैप्टर आते हैं, पहला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और अगला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का वेटेज रखते हैं। फिर है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर मिला के 11 नंबर का वेटेज रखते हैं। आइए चैप्टर वाइज चैप्टर हम ये भी देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा जो कि है आपके पास नंबर सिस्टम। एक सिंगल चैप्टर है रियल नंबर का, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन देख लेना। फिर उसके बाद रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को इररेशनल प्रूफ कैसे करते हैं ये देख लेना। ये देखने के बाद 2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 को इररेशनल प्रूफ करते हैं, ये कैसे करते हैं मतलब इसको देख लेना। फिर है इसके बाद आपके पास एचसीएम और एलसीएम का कंसेप्ट, ये देख लेना। एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेना, पीवाईक्यू इसके अंदर देख लेना। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा मत देखना क्योंकि वो कोर्स से हट चुका है। चलेंगे आगे, अलजेब्रा को देखते हैं जिसके अंदर मैंने कहा था 4 चैप्टर आते हैं। पहला है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को देखा जाए, पॉलिनोमियल कोई डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। इसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होने चाहिए, तो इसको देख लेना। और अगर ये दोनों पता है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं ये भी देख लेना। साथ में ये देख लेना कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं ये देख लेना। फिर अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड तो आप सभी बच्चों को आता होगा। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर उठाना, उसके सारे क्वेश्चन कर लेना। हाँ, रिड्यूसेबल्स मत करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये कर ही रहे होगे, पर इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक चीज और करनी है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये देख लेना। और कंसिस्टेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये देख लेना। सिस्टम कौन सा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अगर 2 इक्वेशन दी जाए तो उससे एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी हम लोग बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये देख लेना। नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये सारा कुछ देख लेना। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेना। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल है नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए ये देख लेना। इसके अंदर एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेना। अगला है एपी, एनसीईआरटी करो फिर एग्जाम्पलर करो इसकी। मैं इसमें सजेस्ट करता हूं, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला जो यूनिट है वो है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इस यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आता है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यही 2 कंसेप्ट है इसके अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं ये देख लेना। और कोलिनियरिटी अगर 3 पॉइंट की कैसे निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये देख लेना। फिर इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का एक सब सेक्शन आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना जहां पे एक पैरेललोग्राम होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको चौथा कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है। फिर इसके बाद आता है अगला यूनिट जो कि है आपके पास ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थियर्स थ्योरम, ये हर साल सीबीएसई पूछ रहा है, इसको अच्छे से देख लेना। इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। सिमिलर ट्रायंगल की तीनों टाइप के ट्रायंगल सिमिलैरिटी आप लोग देख लेना और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। वो जो लास्ट एक्सरसाइज का जो जो आखिरी के क्वेश्चन है उनको तो जरूर करना, जिसमें से एक क्वेश्चन है जहां पे मीडियन अदर 2 साइड से के साथ किसी दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से इक्वल रेशियो में होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो।
ये वाला क्वेश्चन देख लेना, काफी लंबा सा क्वेश्चन है, 2-3 बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसके बाद एग्जाम्पलर उठाना, और एग्जाम्पलर के अंदर आप सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का कंसेप्ट नहीं करोगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं करोगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं कुछ उसमें से। फिर आता है सर्कल। सर्कल में दो थ्योरम है। सबसे पहली बार रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और बाकी आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसके बाद अगला तुम्हारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप लोग अच्छे से कर लो। इनके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि चीजें आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाए। ये 2 सेक्शन मिला के एक चैप्टर बनता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये आपका चैप्टर सिंगल चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से कर लो और 2 बार करो, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। फिर है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। इसकी सबसे पहले एनसीईआरटी करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेंसुरेशन। इसके अंदर 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाले, ये देख लेना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेना, फिर इसके बाद एग्जाम्पलर उठा लेना इसकी, ठीक है। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगेन फ्रस्टम का पार्ट छोड़ दो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम्पलर उठा लो इसके। तो आखिरी यूनिट है आपके पास स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की। ये 2 ही चैप्टर है। स्टैट्स एक आसान सा चैप्टर है, इसको आराम से कर लोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे। मीन मॉड मीडियन निकालना सीख लो। मीन निकालने के 2 तरीके, एक तो डायरेक्ट और एक तुम्हारे पास है एज्यूम मीन मेथड, दोनों को अच्छे से कर लेना। मॉड में का फॉर्मूला निकालना आप सभी बच्चों को आता है, अगर नहीं आता तो आप देख लेना। मॉड के अंदर बाय मॉडल सिचुएशन एक्सक्लूडेड है। अब कितने बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये बाय मॉडल क्या होता है। सपोज करो एक डेटा दे रखा है और उस डेटा में 2 जगह पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखे, तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो ऐसे सिचुएशन को सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर रखा है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मीन मॉड मीडियन देखना है बस। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद पीवाईक्यू जरूर उठा लेना, मैं ये कह रहा हूं। फिर है सबसे लास्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि इसके अंदर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेना, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, जैसे कि किसी रैंडम ईयर में 53 सनडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको जरूर कर लेना। साथ में मैंने अभी एक सिचुएशन देखी है प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक नंबर को चूज करना था बिटवीन 1 to 100। दे आर सर्टेन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर प्राइम नंबर है। तो लोगों ने इसका टोटल आउटकम गलत लिखा था, जिससे सभी बच्चों के नंबर कट गए। सिर्फ 2 से 3 बच्चे थे जिनके नंबर मिले। तो ये चीजें आप लोग देख लेना, ये चीजें समझ लेना। छोटी छोटी गलतियां हम लोग प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं, जिससे हमारे नंबर जा सकते हैं। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा ओवरव्यू। आप इन सभी चीजों को फॉलो करो और एक शेड्यूल बनाओ, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 स्ट्रेटेजीज कही थी, उन चारों स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। आपके आराम से 95 से ऊपर तो कहीं पे भी नहीं गए, और 100 में से 100 भी आ सकते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और आपको क्लैरिटी आई होगी कि आपको करना क्या है। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी क्लैरिटी आए। थैंक यू सो मच।